नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, अगर हमें यूरोप के इतिहास को ठीक से समझना है तो हमें पुनर्जागरण से फ्रांस की क्रांति के बीच का जो इतिहास है उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। प्रायः हम ये देखते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के सिलेबस में जो ये पीछे का काल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन यानी पीछे का काल का मतलब कि 1789 के पहले के इतिहास का। लेकिन जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक आप आधुनिक यूरोप को नहीं समझ सकते। आधुनिक यूरोप का प्रारंभ वास्तव में पुनर्जागरण के बाद होता है, फिर धर्म सुधार आंदोलन होता है, कैसे तकनीकी क्रांति आई, फिर औद्योगिक क्रांति आई, साथ ही साथ कैसे विभिन्न राज्यों का उत्थान हुआ, कैसे नेशन स्टेट्स वगैरह का उत्थान हुआ। इनके बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें ये इतिहास पढ़ना होगा। तो एक युग यूरोप के इतिहास में कहा जाता है प्रबुद्ध निरंकुशता का युग। प्रबुद्ध निरंकुशता के युग में कई महान शासक हुए यूरोप में, जिन्होंने अपने राज्यों को अपने समय में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी तरह के शासकों में फ्रेडरिक द्वितीय को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और उसने प्रशा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया। वही प्रशा जो कि जर्मनी के एकीकरण का अगुआ बना आगे चल करके। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि प्रबुद्ध निरंकुशता के युग में फ्रेडरिक महान प्रबुद्ध निरंकुश शासकों में सर्वश्रेष्ठ था और वह सभी शासकों और सुधारकों में सर्वाधिक परिश्रमी था, सर्वाधिक अध्यवसायी था और वह अपने आप को राज्य का प्रथम सेवक मानता था। तो आइए आज उसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो देखने से पहले ज़रा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, कोई तकल्लुफ़ मत कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और आप पूरा वीडियो देखें प्लीज़, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको कोई फ़ायदा होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे परीक्षाओं में। अपने नोट्स के साथ में मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया है इधर काफ़ी समय से, क्योंकि मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि नोट्स के साथ रहने पे उन्हें आसानी होती है परीक्षाएं वगैरह देने में। तो आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, या कोई भी परीक्षा जहां इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है, आप बीएमए की परीक्षा दे रहे हैं, सबके लिए आपको ये नोट्स काम आएंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं मित्रों। फ्रेडरिक द्वितीय जो कि 1740 से 1786 तक प्रशा का शासक रहा। फ्रेडरिक महान फ्रेडरिक विलियम प्रथम का पुत्र था, यानी उसके पिता का नाम भी फ्रेडरिक था, वो फ्रेडरिक प्रथम था, फ्रेडरिक द्वितीय था। तो अपने पिता की मृत्यु के बाद वह प्रशा की गद्दी पर बैठा। उसके शासन काल को प्रशा के चरमोत्कर्ष का काल कहा जा सकता है। बचपन में यानी जब वो बच्चा था तो कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि वो इतना महान सेना नायक बनेगा, इतना सक्षम शासक बनेगा। और आधुनिक मनोविश्लेषक फ्रेडरिक के प्रति उसके पिता के व्यवहार को उचित मान सकते हैं, क्योंकि वो उसका पिता जो है बचपन में उसके प्रति बहुत कठोर था। फ्रेडरिक का बचपन कठोर और कष्टप्रद रहा और उसकी रुचि साहित्य, कला, संगीत और दर्शन में थी। उसका पिता उससे बहुत अधिक आशान्वित नहीं था। उसे अपेक्षा नहीं थी कि पता नहीं क्या करेगा आगे चल करके जब इसका अभी ये हाल है, तो क्योंकि उसे ये लगता था कि कहीं ये गाने बजाने वाला ना बन जाए, साहित्यकार ना बन जाए, संगीतकार ना बन जाए, दार्शनिक बन जाए, क्योंकि उस तरह का मूड था फ्रेडरिक द्वितीय का बचपन में। इसीलिए उसके पिता को कभी आशा नहीं थी। मतलब जो आमतौर पर राजकुमार लोग करते हैं, शिकार पे जाना, सैनिक अभियानों में हिस्सा लेना, ये सब काम वो नहीं करता था। इसके विपरीत वो बांसुरी बजाता था। तो उसका पिता फ्रेडरिक प्रथम अनुशासन में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अतः फ्रेडरिक पर प्रायः मार भी पड़ती थी। उसकी किताबें उससे छीन ली जाती थी और कभी कभी उसे बंदी जीवन भी बिताना पड़ता था। मित्रों, एक बार तो फ्रेडरिक को अपने
एक मित्र को फांसी पर चढ़ते हुए देखने के लिए मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, जो प्रशा से निकल भागने के एक षड्यंत्र में उसका सहयोगी था। तो इन परिस्थितियों में यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो फ्रेडरिक के व्यक्तित्व का विकास रुक सकता था। जैसा कि मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा टोका टाका जाए, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखा जाए, तो वो जिद्दी हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। परंतु ऐसा हुआ नहीं। अंत में उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने आप को ढाल लिया और प्रशासनिक प्रशिक्षण में पूर्ण रुचि लेने लगा। नवयुवक राजकुमार फ्रेडरिक, जो युद्ध के मैदान की अपेक्षा बांसुरी बजाना अधिक पसंद करता था, एक ऐसा शासक बन गया जिसने अनेक सफल युद्ध किए और साथ ही अपनी बौद्धिक रुचियों को भी उसने बनाए रखा, यानी दोनों में एक बैलेंस रखा उसने। उसके अंतरतम का कवि सेनापति हो गया और परिणामतः प्रशा को एक महान राजा प्राप्त हुआ। साथियों, फ्रेडरिक की सेना की बात हम पहले करें। क्यों? क्योंकि देखिए, सेना के बल पर ही कोई भी शासक सफल होता है। किसी भी शासक की तूती अगर बोलती है पूरे देश में या आसपास के देशों में, तो उसकी सेना कितनी मजबूत है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। फ्रेडरिक के गद्दी पर बैठने के समय प्रशा की जनसंख्या का जो जनसंख्या की दृष्टि से 12वां स्थान था यूरोप में, और आर्थिक रूप से भी समृद्ध नहीं था वो, किंतु प्रशा के पास एक बहुत शक्तिशाली और समृद्ध सेना थी, जिसके कारण इसकी गणना यूरोप के अन्य सभी महान देश में होती थी। प्रशा के लिए यदि कुछ अपरिहार्य था तो वह थी सेना। अब W.L. डॉर्न, जो कि एक इतिहासकार थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कंपटीशन फॉर एम्पायर, जो 1740 से 1763 में की जो घटनाएं हैं उनको उन्होंने लिखा है उसमें। तो वो ये कहते हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि सेना ने प्रशा को आधुनिक बनाया। 1740 ईस्वी में जब फ्रेडरिक गद्दी पर आया, जनसंख्या के क्रम में यूरोपीय देशों में उसका 12वां स्थान था। तो आर्थिक स्रोतों की दृष्टि से भी प्रशा बहुत पिछड़ा समझा जाता था। इसके बावजूद उसकी सेना यूरोप में सर्वश्रेष्ठ थी और सैनिक बल के कारण उसकी गणना यूरोप की बड़ी ताकतों में होती थी। राज्य के सीमित स्रोतों को सेना में ही व्यय किया जाता था। सेना की लगातार विजयों ने प्रशा की प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि की थी। विजयों से जो धन प्राप्त होता था उसका व्यय भी सेना की सक्षमता बढ़ाने या सेना को मजबूत करने के लिए किया जाता था। फ्रेडरिक द्वितीय अपनी सेना का नेतृत्व प्रायः स्वयं करता था और राज्य के समस्त सैनिक और राजनीतिक अधिकार उसी के हाथों में केंद्रित थे। अपनी इस सेना को फ्रेडरिक कठोर अनुशासन में रखता था, किंतु यदि भूल होती थी किसी सैनिक से या सैनिक अधिकारी से तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती थी, उसको सजा दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ योग्यता को उदारता से पुरस्कृत भी किया जाता था। फ्रेडरिक सेना के अफसरों का चयन प्रायः ग्रामीण सामंतों या कुलीनों में से करता था, जिनको जंकर्स बोलते थे, तो जिनमें अभी भी युद्ध की सामंतीय परंपराएं कायम थी। बुर्जुआ वर्ग से चुने गए अफसरों पर वह कभी भी पूर्ण विश्वास नहीं करता था। युद्ध मृतकों को पेंशन देना उसे पसंद नहीं था। साथ ही साथ उसका विश्वास था कि विवाह से कर्तव्य भावना में कमी आ जाती है, अतः वो कोशिश ये करता था कि ज़्यादातर सैनिक ऐसे रखे जो विवाहित न हो। अफसर होने का सबसे बड़ा नुकसान यह था कि प्रशा की सेनाएं लगातार मोर्चों पर रहती थी और सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान तो उन्हें अनेक असहनीय कठिनाइयों के बीच लड़ना पड़ा, यानी अफसरों को। सेना का नेतृत्व अफसरों का पहला कार्य माना जाता था। इस प्रकार कठोर कर्तव्य पालन के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी के प्रशा की सेना के अफसर जीवन को काफ़ी आकर्षक बनाने की कोशिश की गई। सामाजिक प्रतिष्ठा में उनको सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था सैनिक अफसरों को, और उन्हें प्रायः अपने राजा के साथ का लुत्फ उठाते थे। एक शब्द छूट गया है। उस समय सैनिकों की भर्ती एक दुरूह कार्य था। सैनिक सेवा अनिवार्य थी। प्रत्येक गांव को कुछ आदमी देने पड़ते थे सेना में भर्ती होने के लिए। तो यद्यपि फ्रेडरिक मात्र वेतन के लिए कार्य करने वाले विदेशी सैनिकों की तुलना में स्थानीय सैनिकों की संख्या बढ़ाने में सफल रहा था, किंतु लगातार युद्धों के कारण विदेशी सैनिकों की भर्ती वह बंद नहीं कर सका, क्योंकि सैनिकों की मृत्यु होती रहती थी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक चाहिए थे जब लगातार युद्ध होते थे। तो उसके इस कार्य से जर्मनी के अनेक छोटे छोटे राज्यों में सैनिकों की कमी हो गई थी।
डॉर्न के अनुसार प्रायः जोर जबरदस्ती के द्वारा भी सैनिकों की भर्ती होती थी, अतः सेना में भगोड़ों की संख्या भी काफी थी। जब आप जबरदस्ती किसी को भर्ती करेंगे तो मौका देख के वो भाग जाएगा। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद सक्षमता की दृष्टि से प्रशा की सेना यूरोप में सर्वश्रेष्ठ थी। आइए अब कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की बात करते हैं। पहले उसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। 1740 ईस्वी में जब फ्रेडरिक सिंहासनारूढ़ हुआ तब यूरोप की कूटनीतिक दशा तनावपूर्ण थी। यूरोपीय राज परिवार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की समस्या के कारण चिंतित थे। हैब्सबर्ग सम्राट चार्ल्स छठा को यह भय था कि पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव में, यानी उसके कोई बच्चा मेल इशू नहीं था, पुत्र उत्तराधिकारी के अभाव में यूरोप उसकी पुत्री मारिया थेरेसा को स्वीकार नहीं करेगा और अपने अनवरत प्रयासों से वह यूरोपीय शासकों से प्रैग्मेटिक सैंक्शन नामक एक दस्तावेज स्वीकृत कराने में सफल रहा, जिससे मारिया थेरेसा को हैब्सबर्ग क्षेत्रों का उत्तराधिकारी मान लिया गया। और यद्यपि कुछ अपवादों के साथ यह दस्तावेज स्वीकार कर लिया गया, किंतु यूरोपीय कूटनीति के सूक्ष्म दर्शकों ने इन्हें कोई विशेष महत्व नहीं दिया और चार्ल्स छठे को सलाह दी कि वह अपनी लड़की को एक शक्तिशाली सेना से सज्जित कर दे। इस दस्तावेज पर फ्रेडरिक प्रथम ने भी सहमति दी थी, जो फ्रेडरिक द्वितीय का पिता था। फ्रेडरिक प्रथम मई 1740 में मरा और चार्ल्स छठा अक्टूबर 1740 में, यानी दोनों की मृत्यु एक ही साल हुई। तो अपने पिता की प्रतिज्ञा का उल्लंघन करते हुए फ्रेडरिक द्वितीय ने हैब्सबर्ग के संपन्न प्रांत साइलेशिया पर अपना दावा प्रस्तुत कर दिया। उसने कहा साइलेशिया मुझे चाहिए। हालांकि साइलेशिया के एक भाग पर होहेंजोलन वंश का वैधानिक अधिकार बनता था, लेकिन बाद में फ्रेडरिक ने स्वयं ही अपना आशय व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि को बताया। फ्रेडरिक ने अपनी सेनाओं को अप्रत्याशित रूप से साइलेशिया भेज दिया। उसके इस कार्य से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध जो है 1740-1748 तक चला। फ्रेडरिक द्वितीय की सेनाओं ने बिना प्रतिरोध के साइलेशिया पर अधिकार कर लिया। प्रैग्मेटिक सैंक्शन के उल्लंघन के बहाने तत्काल ही फ्रांस, स्पेन, सैक्सनी और बवेरिया ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। चूंकि ग्रेट ब्रिटेन स्पेन के साथ नाविक एवं औपनिवेशिक युद्धों में फंसा हुआ था एवं फ्रांस के साथ भी उसकी व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता थी, तो उसने मारिया थेरेसा का पक्ष लिया। फलतः युद्ध का विस्तार हो गया। इसमें हैब्सबर्ग क्षेत्र के अस्तित्व का प्रश्न उठा तथा अमेरिका और भारत में भी इंग्लैंड के साथ फ्रांस और स्पेन के गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। युद्ध के प्रारंभ में मारिया थेरेसा ने साइलेशिया फ्रेडरिक को दे दिया, जिससे वह तटस्थ हो गया। मतलब ये उसकी कूटनीति थी मारिया थेरेसा की। किंतु जैसे ही फ्रांस के खिलाफ मारिया थेरेसा को थोड़ी बहुत सफलता मिली, फ्रेडरिक पुनः युद्ध में कूद पड़ा। जब ड्रेसडेन की संधि में साइलेशिया पर फ्रेडरिक के अधिकार की पुनः पुष्टि की गई, तो उसने फिर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध बंद कर दिया। तो युद्ध अन्य आक्रामकों के थक तथा टूट जाने तक चलता रहा और यथास्थिति के आधार पर एला शापेल या एक्स ला शापेल की संधि में समाप्त हुआ। इस संधि के आधार पर साइलेशिया पर फ्रेडरिक के अधिकार को पुनः स्वीकार किया गया, लेकिन मारिया थेरेसा को आशा थी कि वह एक दिन फिर से इस संपन्न क्षेत्र को अधिकृत कर लेगी। यूरोप की तुलना में अमेरिका और भारत में यह संधि उतनी अनिर्णायक न रही। अब 7 वर्षीय युद्ध की तैयारी होने लगी। लगभग 8 वर्षों तक बड़ी शक्तियों का ध्यान कूटनीति पर केंद्रित रहा। कोई भी एक्स ला शापेल की संधि से संतुष्ट नहीं था। सभी सहयोगियों की तलाश में थे जिससे एक बार पुनः शक्ति आजमाइश की जा सके। मारिया थेरेसा और उसका सलाहकार काउंट कानिट प्रशा को कूटनीतिक रूप से अकेला करना चाहते थे। यदि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच उग्र औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता न होती तो शायद वह सफल भी हो जाते, किंतु उन्होंने फ्रांस का सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसे एक प्रकार की कूटनीतिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि फ्रांस परंपरागत रूप से हैब्सबर्ग वंश का विरोधी था। रूस ने भी ऑस्ट्रिया का साथ देना स्वीकार किया। इतना ही नहीं,
स्वीडन, सैक्सनी और अन्य अनेक जर्मन राज्यों ने भी ऑस्ट्रिया के इस संघ को सहायता देने का वचन दिया। तो यह संघ इतना शक्तिशाली हो गया कि इसने प्रशा के विभाजन की योजना तैयार कर ली, किंतु इस प्रकार के प्रयासों के लिए अभी अवसर उपयुक्त नहीं था, क्योंकि प्रशा की सैनिक शक्ति अपने उत्कर्ष पर थी और साथ ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। 1751 ईस्वी तक भारत और 1754 ईस्वी तक अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड की युद्धों की शुरुआत हो गई। हनोवर के ऊपर फ्रांसीसी आक्रमण के खतरे ने भी इंग्लैंड और रूस को समीप लाने में योगदान दिया, क्योंकि फ्रेडरिक हनोवर की रक्षा करने को तैयार था। हालांकि पहले ब्रिटेन ने हनोवर की रक्षा करने के लिए रूसी सेना को आर्थिक सहयोग देना चाहा, किंतु जनवरी 1756 ईस्वी के वेस्टमिनिस्टर के समझौते से प्रशा और इंग्लैंड ने एक दूसरे का सहयोग मान लिया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के बाद कूटनीतिक एकीकरण में ब्रिटेन और प्रशा फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के खिलाफ हो गए। इस कूटनीतिक समन्वय का मूल कारण साइलेशिया को लेकर प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच का वैमनस्य और औपनिवेशिक मामलों से संबंधित आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता थे। मित्रों, सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें तो फ्रेडरिक ने अपने विरोधी संघ की विशाल सेना को एकत्रित होने का मौका न देते हुए सैक्सनी और बोहेमिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के प्रारंभिक 2 वर्षों में उसे खूब सफलताएं मिली तथा रासबाग, ल्यूडेन वगैरह की विजय उसकी गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं, किंतु 1759 से 1762 ईस्वी के बीच अपने शत्रुओं की सेना की विशालता के कारण फ्रेडरिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः प्रशा की स्थिति निराशापूर्ण सी हो गई। प्रशा के स्रोत समाप्त हो चुके थे। 1760 ईस्वी में ब्रिटिश सहायता बंद हो जाने से उसकी परेशानियां अत्यंत बढ़ गईं। यह केवल फ्रेडरिक का साहस, चातुर्य, रणकुशलता, नेतृत्व और शक्ति ही थी जो 1762 ईस्वी तक प्रशा की रक्षा वो करने में सक्षम हुआ। उसी वर्ष पीटर तृतीय रूस का जार बना। नया जार पुरानी शासिका या जारीना एलिजाबेथ के विपरीत फ्रेडरिक का बहुत बड़ा प्रशंसक था। पीटर तृतीय ने ऑस्ट्रिया का साथ छोड़ दिया और फ्रेडरिक को सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। आगे चल के मैं पीटर महान, कैथरीन महान पर भी वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। तो इस परिवर्तन से ऑस्ट्रिया का पक्ष कमजोर पड़ गया और उसने 1763 ईस्वी में ह्यूबर्ट्सबर्ग में संधि के लिए अनुरोध किया। साइलेशिया फ्रेडरिक के अधिकार को फिर से मान्यता मिली साइलेशिया में, और इस प्रकार मारिया थेरेसा की आशाएं पूर्ण नहीं हो सकी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का औपनिवेशिक युद्ध भी इंग्लैंड के पक्ष में 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि से समाप्त हो गया। अब आइए पोलैंड की बात करें, पोलैंड के विभाजन की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। और साइलेशिया को हस्तगत कर लेने के बाद फ्रेडरिक के युद्धों की लगभग इतिश्री हो गई। 23 वर्षों तक साइलेशिया का अधिग्रहण ही प्रशा की कूटनीति का केंद्र बिंदु रहा। ह्यूबर्ट्सबर्ग की संधि के लगभग 1 दशक बाद 1772 ईस्वी में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच पोलैंड के विभाजन से फ्रेडरिक को अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हुए। आधुनिक शोधों से स्पष्ट हो जाता है कि फ्रेडरिक बहुत पहले से ही पोलैंड और सैक्सनी के संभावित संघ से सशंकित था, जो पोलिश कॉरिडोर के द्वारा ब्रांडनबर्ग और पूर्वी प्रशा को मिलने से रोकना चाहता था तथा बाल्टिक सागर के तट पर उसके पूर्ण अधिकार का विरोधी था। 1772 ईस्वी में कैथरीन द्वितीय, फ्रेडरिक महान और मारिया थेरेसा के स्वार्थ एक हुए और परिणाम था असहाय पोलैंड का विभाजन। प्रशा को डांजिंग और थार्न को छोड़कर पश्चिमी प्रशा प्राप्त हुआ, जिससे ब्रांडनबर्ग और पूर्वी प्रशा जुड़ गए। यद्यपि कि इस विभाजन में ऑस्ट्रिया एवं रूस को तुलनात्मक रूप से विशाल क्षेत्र प्राप्त हुए, लेकिन उपरोक्त क्षेत्र को प्राप्त करना प्रशा की आवश्यकता थी और इस पर उसके भविष्य का एकीकरण एवं विस्तार निर्भर था। पोलैंड का यह अनैतिक विभाजन 18वीं शताब्दी के कूटनीतिक प्रवाह का एक स्पष्ट चित्र है।
यह विभाजन अंतिम नहीं था। बाद में दो विभाजन और हुए पोलैंड के, और उनमें पोलैंड यूरोप के राजनीतिक मानचित्र से समाप्त हो गया। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि दास्तां की ये जंजीरें पोलैंड की संस्कृति का अंत न कर सकी। अब थोड़ी बात प्रबुद्ध निरंकुशता के ऊपर कर लें, क्योंकि एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था फ्रेडरिक द्वितीय जो है। 17वीं शताब्दी के निरंकुशवाद एवं 19वीं सदी के जनतंत्र के बीच प्रबुद्ध निरंकुशता के नाम से जाने जाने वाले एक अर्थपूर्ण राजनीतिक दर्शन का भी इतिहास में विशेष स्थान है। आपसे अलग से सवाल पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध निरंकुशता क्या है, तो आप बताएं इस तरह से। इस राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें शासन 18वीं शताब्दी के सुधारवादी विचारकों के विचारों के अनुरूप अपनी निरंकुश शक्ति का प्रयोग एक सुधारवादी योजना के अंतर्गत करें जिसमें प्रजा की भलाई निहित हो। इन विचारों ने एक वैचारिक आंदोलन को जन्म दिया जो प्रबुद्ध निरंकुशता के नाम से जाना जाता है। इनका कारण कार्य संबंध एवं तर्क में अटूट विश्वास था तथा इसे उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं की अच्छाइयों और बुराइयों को परखने की कसौटी बनाया। तो जब उन्होंने अपनी कसौटी पर यूरोपीय समाज को परखना चाहा तो उन्हें अत्यंत निराशा हुई, क्योंकि यूरोप के अधिकांश जनता अनपढ़ एवं राजनीतिक चेतना से रहित थी। उनके अनुसार शासकों की इच्छा शक्ति से ही इस गिरी हुई दशा में सुधार किया जा सकता था। अतः उन्होंने यूरोपीय शासकों से अपील की कि वह ऐसे सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाएं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासन का केंद्रीयकरण, कानून के समक्ष समानता, करों का समान विभाजन और निचले तबके की गरीबी में कमी संभव हो सके। कुछ शासक जैसे प्रशा का फ्रेडरिक द्वितीय, ऑस्ट्रिया का जोसेफ द्वितीय, रूस की कैथरीन द्वितीय, टस्कनी का लियोपोल्ड और स्पेन का चार्ल्स तृतीय जो है, तो उन्होंने जो है इस नई राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार किया और उसमें रम गए और उन्होंने एक प्रकार की सुधार योजनाओं को कार्यान्वित किया, उनको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया। अब फ्रेडरिक द्वितीय के संदर्भ में बात करें प्रबुद्ध निरंकुशता की, तो जैसे मैंने शुरू में ही लॉर्ड एक्टन का कथन आपको बताया था कि उनका ये कहना था कि फ्रेडरिक द्वितीय प्रबुद्ध निरंकुश शासकों में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ था। तो वह उस समय के जो विचारक थे उनके लेखों से भली भांति परिचित था, जो दार्शनिक थे, किंतु साथ ही सरकार और युद्धों के वास्तविक समस्याओं से भी वाकिफ था। यही कारण है कि उसके बौद्धिक दृष्टिकोण पर परिस्थितियों और उत्तरदायित्व का नियंत्रण रहा। फ्रेडरिक कठोर परिश्रम करता था। वह अपने मेज पर कहते हैं कि 6 बजे सुबह से लेकर शाम को देर रात तक कार्य करता था। इस बीच में कभी कभी बांसुरी द्वारा, कभी मित्रों से वार्तालाप करके वो अपने आप को रिलैक्स करता था, हल्का करता था। अपने इस कठोर कर्तव्य पालन से उसने राज्य की नीतियों का व्यक्तिगत निर्धारण किया। वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रायः दौरे करता था। दौरों पर वह अपनी प्रजा से बातचीत करता था और उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करता था और सरकारी अधिकारियों पर नियंत्रण भी रखता था। उसकी नौकरशाही तुलनात्मक दृष्टि से ईमानदार और यूरोप में सर्वाधिक कार्यकुशल थी। तो मित्रों देखो, आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक द्वितीय की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, या दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में फ्रेडरिक द्वितीय का मूल्यांकन कीजिए। तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लंबा होगा थोड़ा। तो प्रशा की विधि संहिता की बात करें, प्रशा में जो है फ्रेडरिक द्वितीय के समय में एक विधि संहिता जो है वो भी तैयार की गई, क्योंकि ये बहुत आवश्यक था। तो फ्रेडरिक महान कानून को अधिक महत्व देता था और उसका कथन, वो खुद कहता था कि न्याय में कानून को ही मुखर होना चाहिए। अतः उसने कानून को सरल बनवाया, उसे संकलित करवाया और वह न्याय को इतना अधिक महत्व देता था कि उसे पता चल जाए कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो न्यायाधीश को ही दंडित कर देता था वो। तो फ्रेडरिक ने 18वीं शताब्दी में प्रशा के अधिकांश संस्थाओं को
उत्तराधिकार में ही पाया था, वो उनका निर्माता नहीं था। प्रशा को उसकी देन अतिरिक्त क्षेत्र तथा अतिरिक्त कार्यकुशल और चुस्त प्रशासन है। उसने बहुत सारे सैनिक सुधार किए, आर्थिक सुधार किए, लेकिन उसने विधान संहिता में भी सुधार किया, उसने कानून में भी सुधार किया, उन्हें एकत्रित एवं लिपिबद्ध कराया। सैमुअल बॉन कॉक्सोजी, जो कि एक सफल वकील एवं विधि संबंधी विचारक था, उसकी सहायता से उसने कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया। उसने न्यायाधीशों की वेतन वृद्धि पर निष्पक्ष न्याय का मार्ग प्रशस्त किया और न्यायिक भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में प्रशा को अग्रसर किया। पुरानी लिखित रोमन पद्धति के स्थान पर समय को बचाने वाली मौखिक गवाही की पद्धति लागू की गई। उसकी नई विधान संहिता उसकी मृत्यु के 8 वर्षों बाद 1794 ईस्वी तक तैयार हो सकी। तो बहुत सारे काम उसने किए। फौजदारी मुकदमों में अपराध स्वीकार कराने के लिए जो यंत्रणाएं दी जाती थी उसको बंद कर दिया गया। तो संक्षेप में कुल मिलाकर के कानूनी एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से उसने कानून का संहिताकरण या कोडिफिकेशन कराया और उसको बहुत सरल बनाया। उसने कानून की श्रेष्ठता और निष्पक्षता स्थापित की और इस प्रकार न्यायिक सुधारों में भी फ्रेडरिक महान की प्रबुद्ध निरंकुश शासक की जो छवि थी वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब धार्मिक सहिष्णुता एवं शिक्षा। फ्रेडरिक स्वयं किसी धार्मिक मत का कट्टर अनुयायी नहीं था। वह पादरियों का समर्थन करता था क्योंकि वह शासन के प्रति आज्ञाकारिता को प्रोत्साहित करते थे तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते थे। वे किस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं इसमें फ्रेडरिक की कोई रुचि नहीं थी। हालांकि बौद्धिक विचारों के प्रभाव से वह धार्मिक कट्टरता को पसंद नहीं करता था। जब पोप द्वारा जेसुइटों का दमन किया गया तब फ्रेडरिक ने प्रशा में पोप के निर्देशों पर प्रतिबंध लगा दिया एवं इस प्रकार प्रशा जेसुइटों की शरणगाह बन गया। संभव है कि फ्रेडरिक प्रशा के स्कूलों के लिए जेसुइट प्राध्यापकों को भी आकर्षित करना चाहता था। धार्मिक स्वतंत्रता के अपने विचारों के प्रतिकूल वह प्रेस अथवा वक्तव्य की मतलब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता का विरोधी था। यहूदियों को धार्मिक स्वतंत्रता थी लेकिन नागरिक मामलों में उनसे भेदभाव किया जाता था। उनके ऊपर दूसरों से अधिक कर लगाए गए थे तथा कुछ राजकीय पदों और व्यवसायों के लिए उन पर प्रतिबंध भी था। यद्यपि फ्रेडरिक शिक्षण संस्थानों को पूर्णतः राजकीय प्रभाव में लेना चाहता था किंतु इस कार्य के लिए वांछित धनराशि वह न दे सका। वस्तुतः प्रशा में शिक्षा को सेना का सौतेला भाई कहा जाता। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि प्रायः अयोग्य एवं अपंग सैनिक अफसर शिक्षक के रूप में अपनी पेंशन प्राप्त करते थे। सेना पर अपनी पूर्ण निर्भरता के कारण फ्रेडरिक इस परंपरा की आलोचना करने की स्थिति में नहीं था। अब फ्रेडरिक की आर्थिक नीतियों की बात करें तो फ्रेडरिक जो है ने दरबार की शान शौकत बढ़ाने, परिवार के मनोरंजन तथा प्रशासन पर होने वाले अपव्यय को रोका और खर्चों में कटौती की। वो उस समय प्रचलित मर्केंटलिस्ट प्रतिमानों को व्यापारी एवं वाणिज्य के क्षेत्र में उसने प्रयुक्त किया। चुंगी एवं राजकीय सहायता द्वारा प्रशा के उद्योगों को संरक्षण दिया गया। उसकी इस नीति से प्रशा यूरोप के चौथे नंबर का औद्योगिक राज्य बन गया। उसने ऊपरी साइलेशिया के खानों का विकास किया और जहाज निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया और 1765 ईस्वी में बैंक ऑफ प्रशा की स्थापना हुई और मूल रूप से इसे 4 करोड़ टेलर की राशि दी गई। 20 वर्ष बाद इसमें 22,000 टेलर का वार्षिक लाभ प्रदर्शित किया गया। यद्यपि तत्कालीन आंकड़ों पर दृष्टि डाली जाए तो हम पाते हैं कि 1783 ईस्वी में प्रशा का व्यापार संतुलन 30 लाख टेलर तक उसके पक्ष में था। कृषि की ओर फ्रेडरिक ने पूरा ध्यान दिया। अपनी जमीनों पर खर्च करने वाले, व्यय करने वाले किसानों को विशेषाधिकार दिया। कृषि की दशाओं में सुधार किया, किंतु ग्रामीण जमींदारों ने अपनी जमीनों पर फ्रेडरिक द्वारा
प्रस्तुत उदाहरणों को लागू करने से इनकार कर दिया तथा फ्रेडरिक ने भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया, वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसके काल में वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन मिला, फसल चक्र तथा खादों को जिनसे उपज में वृद्धि होती थी प्रयोग में लाया गया। वन्य संरक्षण के क्षेत्र में प्रशा ने खूब उन्नति की एवं अधिकांश भूमि पर वृक्ष लगाए गए और नहरें खोदी गईं। अन्य जर्मन क्षेत्रों से किसानों को प्रशा आने के लिए उदार शर्तों पर आकर्षित किया गया। राज्य द्वारा गेहूं तथा अन्य अनाजों की खरीद से किसानों को अकाल, मुद्रास्फीति आदि से संरक्षण दिया गया। राज्य द्वारा अनाज के भंडार बनाए गए जिनका प्रयोग बाजार को नियंत्रित करने के लिए किया गया। तो मित्रों, इस प्रकार से उसने आर्थिक क्षेत्र में काफी सुधार किए। लाल बहादुर वर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे वो कहते हैं कि इंग्लैंड में भारी पैमाने पर वैज्ञानिक ढंग की खेती हो रही थी जिससे व्यावसायिक लाभ होता था और फ्रेडरिक ने भी इस पद्धति को अपने यहाँ लागू किया। दलदल सुखाए गए, किसानों जमींदारों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और पहली बार आलू की खेती बड़े पैमाने पर शुरू की गई। फलों के वृक्ष लगाए गए, पशुपालन को बढ़ावा दिया गया, अर्धदासों जैसे कृषकों को मुक्त किया गया, आयात निर्यात जो है उस पर नियंत्रण किया गया, उसमें एक बैलेंस व्यापार संतुलन बनाया गया, ट्रेड बैलेंस बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात को कम किया गया, निर्यात को बढ़ाया गया। तो इस तरह से काफ़ी उसने सुधार किए। तो चाहे फ्रेडरिक की विदेश एवं गृह नीतियाँ हों, बौद्धिक चिंतकों द्वारा नियंत्रित थी वे, अथवा उनकी स्वयं की राजनीतिक क्षमता से, इतना तो स्पष्ट है कि प्रशा की प्रगति उसके कठोर चरित्र का ही परिणाम थी। राज्य के कल्याण के लिए यदि उसे व्यक्तिगत कुर्बानियां भी करनी पड़ती तो पीछे नहीं हटा और प्रशा की उन्नति के लिए उसने किसी भी बाधा को असंभव नहीं माना, यानी हर बाधा को उसने पार किया। मित्रों, एक बात और कहूंगा कि फ्रेडरिक जो है वो स्वयं कहा करता था कि द प्रिंस इज टू नेशन ही गवर्न्स व्हाट द हेड इज टू द मैन। अर्थात वो ये कहता था कि राजा निरंकुश अधिपति नहीं है वरन अपने राज्य का प्रथम सेवक होता है। राष्ट्र में राजा का वही स्थान है जो शरीर में मस्तिष्क का होता है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए वह राष्ट्र के हित में सोचता है और कार्य करता है। वह राज्य का सर्वप्रथम न्यायाधीश तथा आर्थिक विषयों का नियामक व मंत्री होता है। तो शासक राज्य का प्रतिनिधि होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं मित्रों कि फ्रेडरिक जो है द्वितीय किस प्रकार उसने अपने आप को एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक सिद्ध किया। यूरोप के सभी इतिहासकार उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और प्रबुद्ध निरंकुश शासकों में उसको सर्वोत्कृष्ट और सर्वोच्च मानते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हम कह सकते हैं कि अपने 37 साल के शासन में फ्रेडरिक जो है वो निरंतर यूरोप में, पूरे यूरोप में उसकी धूम मची रही और साथ ही साथ उसने अपने आप को एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक सिद्ध किया। फ्रेडरिक के आलोचकों की भी कमी नहीं है, बहुत सारे इतिहासकार उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वह एक महान शासक था, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। तो उम्मीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो कमेंट अपने अवश्य दें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, मैं बार बार अनुरोध करता हूं। और जल्द ही उपस्थित होते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार, शुभ दिवस।